हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आते हैं पॉइंट पे। मैंने बताया था क्लास में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। और आप इस वीडियो से रिवीजन खूब बढ़िया से कर सकते हैं। इसको खूब बढ़िया से देखिए एक दो बार, आपको खूब बढ़िया से विद्युत चुम्बकीय तरंग समझ में आएगा। ये 3 नंबर का लेसन है, आप देखेंगे अपने सिलेबस में तो इसका वेटेज जो है वो 3 मार्क्स है, ठीक है। तो इस पे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तरंग क्या है? तो तरंग जो है वो एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ, और ये इसके प्रकार के बारे में हम डिस्कस करें तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग और एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो यांत्रिक तरंग का डेफिनेशन आपको मिलेगा कि ऐसा तरंग जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा तरंग जिसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। और ऐसा तरंग जिसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहा जाता है। आपके सिलेबस में केवल विद्युत चुम्बकीय तरंग की व्याख्या है, इसलिए हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में बात करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति से ही इसका डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है, हम बता रहे हैं। देखिए, जब किसी, यहाँ से आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक आवृत्ति से परिवर्तित होती है, माने जब किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा जो है वो बहुत अधिक आवृत्ति से परिवर्तित होती है, तब विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होता है, सभी दिशाओं में फैलने लगती है। और इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। और मैंने अभी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किसी भी प्रकार के माध्यम नहीं होती है। दूसरा बात, ऐसा तरंग, यहाँ पे एक दो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताई गई है। या ऐसा तरंग, इसको आसानी से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसा तरंग जिसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वो सब विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंतर्गत होता है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है, इसकी 2 बातें यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। यहाँ पे 2 बातें, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में इतना वेग से चलती है, ठीक है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब लोगों को पता है। मान के बराबर c का मान इतना ही होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात पे हम लोग आते हैं। एक बात आपको और हम बता दें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग 7 होती है, जिसको एक फार्मूला के द्वारा आप याद कर सकते हैं, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्सगन। रेड जो है, रेड माने रेडियो, मैन माने मैन माने माइक्रो, तो रेड माने रेडियो, मैन माने माइक्रो, तो रेड मैन इन, तो इन माने होता है इंफ्रारेड, औरक्त किरण जिसको बोलते हैं। तो रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म, वायलेट मतलब विजिबल, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। तो रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, एक्स माने एक्स, गोन माने गामा। तो याद रखिएगा, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म एक्स गन। इसमें 7 चीज़ें आपको आ जाएगी और 7 की जब व्याख्या करेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग अब आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु 1 नंबर में हम लोग जानेंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के आयामों का अनुपात को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आयामों के ये ई नॉट अपॉन बी नॉट से बनता है, जहाँ आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपके सामने है। और इसमें आपको एक बात मैं बता दूं कि इसमें सी बराबर ई नॉट बटा बी नॉट होता है, जहाँ ई नॉट जो देख रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र में, ये यहाँ पे जो आप
ई नॉट देख रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र में तरंग का आयाम है और बी नॉट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में आयाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, इससे हम लोग अधिकतम मान ज्ञात करते हैं आयामों का। आगे की कंडीशन 2 नंबर पे यदि हम बात करें तो गामा किरणें, एक्स किरणें तथा औरक्त किरणें ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण हैं, लेकिन बीटा इससे अलग है जो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। अल्फा बीटा गामा के डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियस नाभिक में। ठीक है, तो यहाँ से एक बात मैं बता दूँ कि बैगनी का आवृत्ति जो है वो अधिक है, बैगनी प्रकाश की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो अधिक, और लाल का आवृत्ति न्यूनतम होती है। आवृत्ति के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तरंग दर से इसका उल्टा रिलेशन होता है, आप सब लोग को पता होगा। जिसका तरंग दर ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति कम, जिसका तरंग दर ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम, जिसका तरंग दर कम उसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका मतलब इसका आवृत्ति क्या है, अधिक है। तो ये चीज़, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए आवृत्ति इसकी न्यूनतम होती है। आगे 4 नंबर पे औरक्त किरणों की आवृत्ति, औरक्त किरण जो आप लोगों को मैंने अभी बताया आवृत्ति सबसे कम होती है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है, तो औरक्त किरणों की आवृत्ति सबसे कम, जबकि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक। यहाँ से 2 बातें बन सकती है, ये चीज़ आज मैं आपको बता दूं। एक तो इस पॉइंट से 3 नंबर से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, दूसरा 4 नंबर से पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसकी अगर आपसे आवृत्ति अधिक होती है, ऑप्शन रहेगा बैगनी, लाल, पीला, हरा कुछ रहेगा, तो आवृत्ति बैगनी की अधिक होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की यदि हम बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। ये तरंगे प्रकाश तरंगे होती है। ये तरंगे कौन सी तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है। इनमें प्रकाश की भांति अपवर्तन, परावर्तन एवं व्यतिकरण आदि के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी अब याद रखिएगा इसके कौन कौन ये गुण इसमें पाए जाते हैं। तो अपवर्तन, परावर्तन यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, खूब बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, व्यतिकरण आदि के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य परिसर के आधार पर इन तरंगों को एक क्रम में रखा गया है जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नीचे अलग अलग भागों में विस्तार करके दिया गया है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को नीचे अनेक भागों में, आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, चाहे मैं भी इसके लास्ट में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये वाला चीज़। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर ही डिस्कस किया था कि ये 7 होंगे, रेड मैन इन वायलेट यूनिफॉर्म, एक्सगन। सबसे पहले हम रेडियो की बात करते हैं। रेडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पर मैंने डिस्कस किया है, सारी बातों को नहीं लिया। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य। तो रेडियो तरंगों की तरंग दर जो होती है वो आप रेडियो की 1/10 लिख सकते हैं, या 10 के पावर -1 से 10 के पावर 4 मीटर तक होती है। ये चीज़ आपको हमेशा का करना है, याद रखना है कि 10 के पावर -1 से 10 के पावर 4 मीटर तक होती है। क्या चीज़, ये रेडियो तरंग की, आप ये जो रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य जो है, आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10 के पावर 9 से 3 × 10 के पावर 4 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के रिलेशन के बारे में यदि बात करें तो इसको फॉर्मूला एक होता है सी, इसको आप लोग जानते भी होंगे कि न्यू बराबर C/λ, यही इसका रिलेशन होता है। इससे इसका रिलेशन आप देख सकते हैं उल्टा है। ठीक है,
तो ये दो ही चीज़ के आधार पर इसको डिसाइड की जाती है। यदि आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। आवृत्ति से तरंग दैर्घ्य का रिलेशन उल्टा है, व्युत्क्रमणपाती। यहाँ से भी एक बात, इसके आविष्कारक कौन है, कौन इसका आविष्कार किए थे, तो मार्कोनी किए थे। कौन किया था, मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यदि इसमें हम एक चीज़ पर ध्यान दें कि इसकी मार्कोनी नामक गुण क्या है, तो ये जो है परावर्तित अपवर्तित होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वीडियो रेडियो या वीडियो एवं टीवी का संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद अगर उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है, तो उत्पत्ति होती है दोलित विद्युत परिपथों से। दोलित विद्युत परिपथों से, अगर चाहें तो उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद माइक्रो तरंग है। तो माइक्रो तरंगों की बात यदि किया जाए तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा इसका, 10⁻³ से, ठीक है, 10⁻³ से 3 गुने 10⁻⁻1। ये जो माइक्रो तरंगे आप लोग देख रहे हैं, माइक्रो तरंगे, तो इसकी ये चीज़ आपको 10⁻³ से 3 गुने 10⁻⁻1 तक होती है, ठीक है। आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति 3 गुने 10⁻11 से 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है। यहाँ से एक छोटा सा बात और ध्यान देना है कि आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज होता है। कई बार एग्जाम में ये बात पूछा गया है। और इसके आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज उनका नाम था, ठीक है। इसमें गुण की बात करें तो परावर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है। किसमें, अगर यहाँ पूछा जा सकता है कि माइक्रो तरंगे में कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसमें परावर्तन और ध्रुवण का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका रेडार, माइक्रोवेव, ओवन, अधिक दूरी के संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद उत्पत्ति की बात करें तो 1888 में इसका उत्पत्ति हुआ था और इसकी खोज हुई थी 1888 में। और यदि उत्पन्न की बात करें, ठीक है, तो स्फुलिंग विसर्जन द्वारा इसका होता है, ठीक है, वो चीज़ की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद औरक्त की अगर हम बात करें तो औरक्त का तरंग दैर्घ्य आप याद कर सकते हैं 8 × 10⁻⁷ से 5 × 10⁻³ मीटर तक होती है। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति 4 × 10⁻14 से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। आविष्कार इसके कौन है, हर्शल हैं, ठीक है, हर्शल इनके आविष्कारक हैं। गुण तो बोलोमीटर पर परावर्तन, अपवर्तन तथा विसर्जन, इस सब के गुण हैं। उसके बाद उपयोग पौधाशाला में एवं पौधों को रखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पौधे खराब नहीं होते हैं। इसके बाद अगर औरक्त किरणों के बारे में हम बात करें तो औरक्त किरणों की सबसे बड़ी विशेषता कि इसकी खोज 1840 में हुआ था, ठीक है, और पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से इसकी उत्पत्ति होती है। पदार्थों को उच्च ताप तक गर्म करने से इसकी उत्पत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद चलिए इसके बाद दृश्य की बात करें तो इसकी तरंग दैर्घ्य 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद आवृत्ति की बात करें तो 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। इसके आविष्कारक कौन है, तो न्यूटन है, ठीक है। गुण कौन कौन सा पाया जाता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण तथा व्यतिकरण, इतना गुण इसमें पाया जाता है। वही दृश्य प्रकाश जिससे हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उपयोग अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में या दुनिया को देखने में। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं इसमें, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद पाराबैंगनी आ गया, जिसको अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। तो अल्ट्रावायलेट की अगर बात करें तो इसका तरंग दैर्घ्य आपके सामने है, ठीक है, 10⁻⁻8 से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। आगे आवृत्ति की बात करें तो 3 × 10⁻16 से
8×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। आविष्कार की बात करें तो इसकी आविष्कार रीटर ने किया था। गुण की बात करें तो गामा किरणों के तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण इसमें मौजूद होते हैं। किसमें? अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी में। उपयोग की बात करें तो अदृश्य लिखावट में, नकली दस्तावेज, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि बात करें तो 1802 में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है। उत्पाद की बात करें तो सूर्य सूर्य विद्युत विसर्जन निर्वात स्पार्क में इसका मतलब इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद एक्स किरणें तरंग दैर्ध्य आपके सामने है 10⁻⁻11 से 3×10⁻⁻8 मीटर तक होती है। आवृत्ति के बारे में आपको बता दिए। ऐसे तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक मीटर होता है, वो एक प्रकार की दूरी है। तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य डेग है, जैसे छोटा बच्चा है उसका छोटा छोटा डेग होता है। ठीक है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति उसकी एनर्जी है। तो एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है ऐसे पूछा जा सकता है तो रोंजन है। एक्स किरण जो है, एक्स किरण जो आप लोग देख रहे हैं, इसके एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है तो रोजन है। कहीं कहीं रोंजन भी इसको लिखा गया है। 1895 में इसकी उत्पत्ति खोज हुई थी। कब हुई थी? 1895 में। 1895 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है। आयनीकरण क्षमता, गामा किरणों के गुण आदि इसमें पाए जाते हैं, अगर गुण की बात करें तो। उसके बाद रोगों के निवारण में चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसकी तो उत्पत्ति की बात करें तो कैथोड किरणों अथवा तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के भारी धातु के क्षय पर टकराने से इसकी उत्पत्ति होती है। तो वो आप मन कर तो देख सकते हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट गामा किरणें। गामा की बात करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य आपके सामने रखा हुआ है 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक। 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक। आवृत्ति आपके सामने है 3×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक। इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बेकेरल या क्यूरी इसके आविष्कारक हैं। गुण विवर्तन, आयनीकरण, प्रतिदीप्ति आदि का गुण इसमें पाया जाता है। उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना में, कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और यदि और भी बात करें तो इसका उत्पत्ति 1896 और क्यूरी ने 1898 द्वारा किया था। ठीक है। और इसकी अगर हम उत्पाद की बात करें तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद मैक्सवेल के समीकरण। तो वैज्ञानिक मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में संबंधित नियमों को एक गणितीय रूप में स्थापित किया, इसलिए ही इन नियमों को मैक्सवेल के समीकरण कहा जाता है। मैंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या रिलेशन है, इस बात को मैक्सवेल ने ही बताया था। तो इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इस इक्वेशन का नाम रख दिया गया है। ठीक है। चलिए आते हैं मैक्सवेल का समीकरण क्या है थोड़ा देखते हैं। तो मैक्सवेल का जो फर्स्ट लॉ है उसमें आप ये चीज़ आप पढ़े भी होंगे कि गॉस के परिमेय तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है। और ये चीज़ मैंने पढ़ाया था जब गॉस के परिमेय, तो मैंने एक चीज़ बताया था कि फ्लक्स का दो सूत्र होता है। एक तो फ्लक्स का सूत्र होता है E/dA। तो यहाँ से यदि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A तथा Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र E हो, तब नियमानुसार इसको हम क्या लिख सकते हैं? E/dA बराबर Q/ε0। समझ रहे हैं ना। तो इससे फ्लक्स निकल जाएगा, कितना फ्लक्स निकल रहा है, और फ्लक्स ही बताएगा फ्लक्स के कारण इसकी उत्पत्ति। ठीक है। इस समीकरण को मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहा जाता है। ठीक है। ये गॉस के परिमेय ही है। ठीक है। ई याद रखिएगा, क्लोज इंटीग्रल का साइन यहाँ पे उपयोग में लाया गया है। क्लोज इंटीग्रल ई इंटू सदिश डी है। ठीक है।
ये चीज़ क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो गया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? शून्य होता है। यदि बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो और चुंबकीय क्षेत्र बी हो तो अब गॉस का नियम ये वाला, फिर वही चीज़ क्लोज इंटीग्रल सदिश बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। याद रखना है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव कितना होता है? शून्य होता है। पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको भी द्वितीय समीकरण मैक्सवेल का कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए फैराडे का जो नियम है, ई नियम जो है आपको फिर से एक बार पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। ये नियम का कभी इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण उस परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के का होता है? बराबर होता है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है तो ये चीज फ्लक्स में परिवर्तन जो भी है तो टाइम क्या लगा फ्लक्स में परिवर्तन, तो ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋणात्मक दर के का होता है? बराबर होता है। ये इक्वेशन जो है आप यहाँ से खूब बढ़िया से देख सकते हैं। यही जो है फैराडे का, इसमें एक जगह और ही मिलने वाला है, उसमें फैराडे का ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड बात आप ध्यान से देख सकते हैं कि यदि परिपथ की सीमा रेखा से बिंदु तक की लंबाई dl हो तथा इस पर विद्युत क्षेत्र E हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का इक्वेशन E बराबर क्लोज इंटीग्रल सदिश E इंटू सदिश dl होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। फैराडे का पहला और दूसरा दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि यदि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स में यदि धारा का प्रवाह बंद तो फ्लक्स में परिवर्तन बंद, ये दूसरा नियम है, ठीक है, कि फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। कौन सा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ई का मान यदि हम रख दें तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको बताया कि ई का मान कितना होता है? फैराडे का यही तो नियम है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो क्लोज इंटीग्रल सदिश ई इंटू डी एल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। ये भी मैक्सवेल का दूसरा समीकरण है। आते हैं मैक्सवेल के चौथा नियम जो देख रहे हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ पर उपस्थित कुल धारा अर्थात चालन धारा एवं विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ध्यान से देखिए। यानी क्लोज इंटीग्रल सदिश बी इंटू सदिश डीएल जो है वो आईसी जो है ना वो चालन करंट है। ये चीज़ आगे भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। ये जो आईडी है ना डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है। आपको यहाँ से मैं दिखा दूँ कि जैसे में कोई मान लीजिए कि एक परिपथ हो गया ये वाला, तो परिपथ में यहाँ तक की बात अगर हम करें तो यहाँ देखिए, यहाँ जो करंट है तो इस करंट को बोलेंगे हम लोग आईसी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आईसी। लेकिन यहाँ पे करंट का मान बदल जाता है तो इसमें एक करंट आ जाता है जिस करंट को हम लोग बोलते हैं आईडी, ठीक है। तो यही चीज़ है, दोनों को जोड़ के म्यू नॉट से गुना कर देते हैं तो ये बराबर हो जाता है इसको और इसको। ऐसे अगर इसको जब आईडी नहीं लिया जाता है तो एम्पेयर का परिपथ नियम होता है, लेकिन ये वाला करंट अगर 100 हो, यहाँ वाला 100 हो तो इसके बाद वाला 100 नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने के बाद ही आता है। ऐसे एम्पेयर के परिपथ नियम में मैक्सवेल ने यही सुधार किया था। मैंने आगे आपको बताएंगे ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। और यहाँ पे जो जहाँ विस्थापन धारा आईडी है तो आईडी किसके बराबर होता है? म्यू नॉट डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। यह मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण कहलाता है। एम्पेयर मैक्सवेल नियम पे आते हैं। इस नियम के अनुसार संधारित्र की प्लेटों को विद्युत क्षेत्र में लगाकर, संधारित्र की प्लेटों को विद्युत क्षेत्र में लगाकर एम्पेयर के नियम का प्रयोग करके एक समीकरण प्राप्त होता है। इसे एम्पेयर मैक्सवेल समीकरण कहा जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि केवल जो एम्पेयर थे वो आईसी के बारे में बताए थे, आईडी के बारे में नहीं बताए थे, इसलिए उनका जो करंट जो परिपथ में देखा जा रहा था वो सही नहीं आ रहा था। तो लेकिन आईडी को जब मैक्सवेल ने जोड़ा तो वो सही हो गया, ठीक है। आते हैं उसको समझ।
जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि दो जगह का करंट अलग अलग, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ का करंट और यहाँ का करंट अगर 100 जा रहा है तो नियमानुसार यहाँ से हमको 100 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। अब 100 जा रहा है तो यहाँ पे या तो 90 मिल गया, तो 10 कहाँ गया। तो बाद में जब मैक्सवेल ने देखा तो बोला कि जब परिपथ बंद करने के बाद भी यहाँ पे जो 10 करंट छिपा हुआ था, तो 10 गो यही और 90 गो ये दोनों मिला के कितना हो गया 100। तो यही बात बताया था मैक्सवेल ने, और तब जाकर के समीकरण क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ 100 जा रहा है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए, इसी को चालन धारा बोलते हैं, कंडक्टिंग करंट। लेकिन यहाँ 100 जा रहा है तो यहाँ 90 मिला, इसका मतलब कि 10 कहाँ गायब है। यही चीज़ एम्पियर को नहीं मिल रहा था और मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, और ये समीकरण जो आपके सामने है एम्पियर का परिपथ नियम के अनुसार, तो अभी मैंने आपको बताया क्लोज इंटीग्रल सदिश बी इंटू सदिश डी ए, ये किसके बराबर होता है, बी इंटू डी ए कोस थीटा के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि चालक लूप के लंबवत इस कोस का मान 0 हो, कोस का मान 0 हो, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों बराबर होता है। क्लोज इंटीग्रल सदिश बी इंटू डी एल या क्लोज इंटीग्रल बी डी बी इंटू डी एल कोस थीटा हो, तो ये म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये दोनों क्या है, बराबर है। कौन कौन बराबर है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस बात को आपको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। जैसा कि ऊपर आपको मैंने दिखाया था कि डी एल का समाकलन कितना होता है, समाकलन माने छोटा उसका कंप्लीट पार्ट, तो 2 पाई आर हो जाएगा, और म्यू नॉट हमारे पास आया ही था, तो ये किसके बराबर हो सकता है, देखना है। ये बराबर हो सकता है हमारे पास ये इतना कि इसका मैंने यहाँ पे डी एल का मान रख दिया, ये दोनों बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल तथा इन प्लेटों के बीच आवेश तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व इतना हो, सब लोगों को पता है कि अगर किसी चालक पर क्यू आवेश हो या आवेशित कोई चालक हो तो उसके निकट नहीं उसके बीच में तीव्रता का मान इतना होता है। ठीक है, ये चीज़ सब लोग को पता है। उसके बाद पृष्ठीय घनत्व का ये फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में, गॉस के प्रमेय तो आप सब लोग पढ़े होंगे। अब गॉस के प्रमेय के अनुसार समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, तो 5 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ई का मान रख दिया जाए तो ई का मान अभी तुरंत आपको बताया कि ई का मान होता है क्यू अपॉन ए पृष्ठीय, और इसका हो गया तो ए से ए का हो जाएगा कैंसिल, इतना हो गया। तो हमारे पास यहाँ फ्लक्स निकल गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर क्यू फाइंड करना हो तो 5 ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 हो गया। उसी को यदि हम आई बराबर, धारा का सूत्र सब लोग को पता है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अगर यहाँ पे क्यू बराबर कितना रख दें, आई टी रख दें। अभी मैंने तुरंत आपको बताया था कि क्यू का मान हमारे पास कितना आया था, 5 इक्वल टू ई एम, इतना आया था, आप लोग देखे भी थे। तो D5 फ्लक्स में परिवर्तन जो है, तो ये वाला हमारा इक्वेशन यहाँ से चाहे तो ये बन गया, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, करंट का इक्वेशन है। ठीक है, यही इक्वेशन है D5 अपॉन आई बराबर D5। ठीक है, यहाँ नीचे ई है और साथ में क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ये चीज़ अपॉन डी टी है। तो D5 अपॉन डी टी, ये इक्वेशन आपको याद रखिए, यही गति यही। अब एक बात हम आपको बता दें कि E बराबर -D5 अपॉन डी टी, अभी तुरंत हम लोग फैराडे का नियम देखे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, अगर दोनों करंट को हम जोड़ दें यानी I बराबर आई सी प्लस आई डी, तो ये चीज़ हमारे पास आई का इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है। मैक्सवेल ने इसको ही ऐड किया था, ये तो एम्पियर ने बताया ही था। ठीक है, यहाँ से इस समीकरण से तात्पर्य है कि संधारित्र की प्लेट के बाहर चालन धारा कुल धारा के बराबर तथा विस्थापन धारा शून्य होगी। इसके विपरीत दूसरी ओर संधारित्र की प्लेट के भीतर चालन धारा शून्य होगी तथा विस्थापन धारा
कुल धारा के बराबर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं IC बराबर I और ID बराबर 0, ठीक है, पहले के लिए दूसरे के लिए ये वाला इक्वेशन। तो यही एम्पेयर का नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं IC प्लस ID को ऐड किया गया है। इसके बाद आपको हम यहाँ पे वही चीज़ म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ ऊपर से हम लोगों ने देखा है। तो आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी है। यहाँ से एक ही बात आपको याद रखनी है कि ये जो है ना, ये वाला बस यही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इसी समीकरण को एम्पेयर मैक्सवेल का नियम कहा जाता है। वो सारा बात आप भूल जाइए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो लेसन है, इस लेसन में ये 3 नंबर का है ही, तो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन डेरिवेशन आ ही नहीं सकता है। और एम्पेयर के परिपथ नियम की व्याख्या एक जगह और करना है, इसलिए यहाँ से आप एक इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पे सदिश b इंटू सदिश dl, साथ में म्यू नॉट को बाहर कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे, IC प्लस ID या I नॉट प्लस म्यू नॉट, इस तरह I नॉट अब IC प्लस ID लिखिएगा। क्या लिखिएगा, म्यू नॉट को कॉमन यहाँ से भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा मेन चीज़, यही हमें 1 नंबर का सीखना है। बाकी हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। वो ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो उसको फिर पढ़ना है। एम्पियर का फिर उसको पढ़ना है। जब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़िएगा तो उसको पढ़ना है, उसमें डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। इसमें यह बहुत छोटा लेसन, इसलिए इसमें शॉर्ट कट बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत, ठीक है। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। फिर से याद रखना है, उन्होंने क्या बताया कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में उत्पन्न ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। इन तरंगों के विशेष गुण नीचे दिए गए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तरंगों की सबसे पहला, ये तरंगे प्रकाश तरंगे होती है, क्योंकि इनमें प्रकाश की भांति अपवर्तित तथा परावर्तित का गुण पाया जाता है, ठीक है। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात आपको ध्यान से देखना है, यह तरंगे गतिशील आवेशित कण द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न की जाती है, स्थिर आवेश द्वारा यह तरंगे उत्पन्न नहीं होती है। दूसरा गुण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बात है, याद रखिएगा। इसके बाद इन तरंगों की औसत ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के बराबर विभाजित होती है। औसत ऊर्जा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के बराबर विभाजित होती है, ठीक है। 4 नंबर बात, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी पदार्थ के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये बिना माध्यम के ही संचरित हो जाती है। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर से चलती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग इतना वेग से चलती है। ये दोनों बातें एक ही जैसी है, ठीक है। तो इसकी 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की गुण है। आगे, वैज्ञानिक मैक्सवेल ने अध्ययन द्वारा बताया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में इतना 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करती है। यह चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के का होता है, लगभग बराबर होता है। इसके आधार पर मैक्सवेल यह मत दिया, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश किस रूप में संचरित होता है, तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ये बात याद। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग ज्ञात करने का ये फॉर्मूला E/B। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आगे आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है 5×10⁻11 हर्ट्ज तथा विद्युत क्षेत्र में तरंग का आयाम दिया हुआ है, ठीक है। आयाम हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हम इस सवाल को बनाएंगे। फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, कैसे इसको सॉल्व। वहाँ पे ई का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ पे हमको क्या बी नॉट पता करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है मान किसका, एक तो मान हमारे पास ई का मौजूद है 60। ये किसका, सी का मान होता ही है 3×10⁸ डिवाइड करेंगे 2×10⁻⁻7 टेस्ला, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इसे मतलब टेस्ला होता है, ठीक है। अब आते हैं विस्थापन धारा। जब किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण
उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाता है। विस्थापन धारा मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि हो क्या रहा था कि जब कोई परिपथ, मान लीजिए ऐसा परिपथ एक हम ले लिए, ठीक है, ये वाला जो है, और इसमें जब धारा हम प्रवाहित किए तो पता चला कि यहाँ करंट और यहाँ करंट, दोनों जगह करंट अलग अलग थी, ठीक है। तो बीच में कुछ करंट गुम हो जा रही थी, जैसे में कि यहाँ से 100 गया तो यहाँ भी कितना मिलना चाहिए, 100 ही मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना मिल रहा था, 90 मिल रहा था। तो ये 10 क्या हुआ, तो यहाँ पे मैक्सवेल ने बताया कि यहाँ पे विपरीत दिशा में एक करंट काम कर रहा है, जब भी इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वहीं यहाँ पे 10 साइलेंट है। इसी 10 को इन्होंने विस्थापन धारा का नाम दिया, ठीक है। जो गुम हो जा रहा था, चल रहा था 100, लेकिन कहीं आगे यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे ए पे यदि 100 है तो बी पे भी कितना मिलना चाहिए था, 100, लेकिन पता चला कि नहीं, 90 मिल रहा है, तो 10 कहाँ हो गया, उसी का नाम उन्होंने खोज किया और विस्थापन धारा रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके लिए मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि एम्पियर का परिपथ नियम से किसी बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले धारा का म्यू नॉट गुना होता है। मैंने अभी तुरंत ऊपर इस क्लोज इंटीग्रल सदिश बी इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, शायद आप लोग को याद होगा, जहाँ पे समाकलन रेखा इसको रेखा को निरूपित करता है और म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। इसके बाद एम्पियर मैक्सवेल का नियम अभी तुरंत आपको बताया गया था, ठीक है, यही था। आगे यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है विस्थापन धारा की, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा ज्ञात किया गया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है एवं इसके विपरीत समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा माने विद्युत क्षेत्र के से चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने परिवर्तनशील धारा से जुड़े संधारित्र के बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथ नियम, कहाँ पे जी, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे संधारित्र के बाहरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथ नियम प्रयोग किया गया, ठीक है। संधारित्र के बाहरी में तथा परिपथ के बाहर एक अतिरिक्त धारा के अस्तित्व की कल्पना की गई, इस धारा को विस्थापन धारा का नाम दिया गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये इसका शॉर्ट वीडियो, आप सब लोग देखिए, कोशिश करिए समझने का, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैंने प्रयास किया छोटा सा वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बाय।